नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वैकेंसी आती है तो इसके लिए भी हाउस 1, हाउस 2 एंड हाउस 3 आपको म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है। ये आपको सबसे पहले दे रखी है म्युनिसिपल वैल्यू, देन फेयर रेंट, देन स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट पर एनम, और इधर आपको दे रखा है वैकेंसी पीरियड। म्युनिसिपल वैल्यू है 200, 300, 400, ठीक है। फेयर रेंट है 300, 600, 750। स्टैंडर्ड रेंट है 300, 180 और 280। एक्चुअल रेंट पर एनम है 600, 900 और 300। और अब लास्ट में वैकेंसी जो है, वैकेंसी है 1 महीने, 1 मंथ, 3 मंथ एंड 2 मंथ। ये आपको वैकेंसी का टाइम दे रखा है 1 मंथ, 3 मंथ एंड 2 मंथ। 300, 180, 280। ओके, डन। नाउ सॉल्यूशन। सेम इसी तरीके से हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 में हमने डिवाइड कर लिया। आप लोग सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट कंप्यूट करिए, सब लोगों को करना है इसे सॉल्व। एक्सपेक्टेड रेंट कंप्यूट करिए सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। निधि ने एक्सपेक्टेड रेंट फाइंड कर दिया है। वेरी गुड निधि, एकदम करेक्ट है, वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन से सबसे पहले निधि और इधर सबसे पहले ऋतिका। हाँ जी, एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ रहा है आपका आंसर आदेश? 300, 180 और 280। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट होता है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। हाउस 1 से सीखना आप, सबसे पहले हाउस 1 पे ध्यान दो। म्युनिसिपल और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। तो 200 और 300 में ज्यादा क्या है? 300। 300 को कंपेयर करना है 300 से विच एवर इज लोअर, तो क्या आएगा? 300। इधर आंसर आ गया 300 पहले घर का। अभी दूसरे घर में 300 और 600 विच एवर इज हायर। 600, 600 और 180 विच एवर इज लोअर। 180। नेक्स्ट 400 और 750 विच एवर इज हायर। 750। 750 और 280 विच एवर इज लोअर। 280। ये तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। सबका एक्सपेक्टेड रेंट कंप्यूट हो गया। डन। ओके, अभी इसे हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से। लेकिन यहां पर तो वैकेंसी है, वैकेंसी है तो आपको क्या करना पड़ता है? इसे एक्चुअल प्लस वैकेंसी रेंट से कंपेयर करना होता है। ठीक है, एक्चुअल रेंट कितना आएगा? 600 रुपए का रेंट अगर पूरे साल का है तो आपको 11 महीने का रेंट निकालना है। बिल्कुल, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 550
प्लस 50 वैकेंसी पीरियड का रेंट। देखो 550 कहां से आया, 600 रुपए का रेंट 12 महीने के लिए है, एक महीने घर खाली था, तो 11 महीने का रेंट कितना हो गया, 550। ठीक है, और 50 कहां से आया, 600 माइनस 550, या फिर आप वो एक महीने का भी निकालते तो 50 आता। ओके डन। आपको ऐसे ही कंप्यूटेशन करनी है, तो कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। आप यहीं पर एक्चुअल और वैकेंसी साथ में लिख के रखिए, चाहे एक्चुअल ज्यादा आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लिखो आप पूरा। सेकंड हाउस, 900 रुपए का रेंट पूरे साल का है, और आपकी जो प्रॉपर्टी वेकेंट थी, आपकी प्रॉपर्टी वेकेंट थी कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो 900 का रेंट 12 महीने का है, तो 9 महीने का रेंट कितना हो जाएगा आपका, 675। वैकेंसी वाला रेंट ये आपका आ गया 225। ये कैसे आया, 900 अपॉन 12 इंटू 9। नेक्स्ट, 300 का रेंट पूरे साल का है, तो 10 महीने का रेंट कितना आएगा, 300 का रेंट पूरे साल का है, तो 10 महीने का रेंट आ गया कितना, 250। ये आएगा 300 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10। अब वैकेंसी होती है तो आपको एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल प्लस वैकेंसी को कंपेयर करना होता है। फर्स्ट वाले हाउस में बताओ क्या ज्यादा है, ए या बी, आप इसे ए और बी ऑप्शन कर दीजिए, इधर ए एंड इधर बी। ज्यादा क्या आ रहा है, बी इज ग्रेटर देन ए। सेकंड वाले हाउस में क्या आ रहा है, सेकंड में भी वही आ रहा है, बी इज ग्रेटर देन ए। और थर्ड वाले हाउस में भी, थर्ड वाले हाउस में एक्चुअल प्लस वैकेंसी, एक्चुअल प्लस वैकेंसी पीरियड का रेंट हमको चेक करना होता है। हमें चेक करना होता है एक्चुअल प्लस वैकेंसी पीरियड का रेंट। आपका एक्चुअल प्लस वैकेंसी पीरियड का रेंट कितना आ रहा है, 300। दैट मीन्स इधर भी क्या हो रहा है, बी इज ग्रेटर देन ए। बिल्कुल, उसे छोड़ देंगे, वो बात अलग है, लेकिन कंपैरिजन के लिए टोटल लिया जाता है हमेशा। उसको कंसिडर नहीं करेंगे वो एकदम अलग बात है, बट कंपैरिजन के लिए तो आपको उसके देखना ही पड़ेगा। डन। हाँ बिल्कुल, पर अभी इस क्वेश्चन में वो बात आई नहीं है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगे। अभी इसमें अनरियलाइज रेंट आया नहीं है ना, इसमें केवल वैकेंसी थी। यस बिल्कुल। अब अगर आपका एक्चुअल प्लस वैकेंसी ज्यादा होता है तो जीएवी क्या होती है, एक्चुअल रेंट, यानी कि इधर हमारी जो जीएवी है वो होगी 550, इधर आपकी जीएवी हो जाएगी 675, और इधर जीएवी हो गई 250। 550, 675, 250। समझ आया। अगर ए ग्रेटर देन बी होता तो ए वाला जीएवी बन जाता, एक्सपेक्टेड रेंट क्या बन जाता, जीएवी बन जाता। ऑनलाइन वाले सारे स्टूडेंट को ये समझ में आया। ठीक है,
ये तो था केस, हमने अनरियलाइज रेंट वाला कर लिया एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कर लिया जब वैकेंसी आती है। अब अगर दोनों साथ में आ जाए तो मतलब अनरियलाइज रेंट भी है और वैकेंसी भी है, तब ट्रीटमेंट क्या होगा? तो अनरियलाइज रेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है? एक्चुअल में से माइनस होता है, वो तो हमेशा होगा ही होगा। बस वही ट्रीटमेंट आपको इधर करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक क्वेश्चन आपको सेल्फ करने के लिए दूं, अभी अभी करना है आपको। हाउस 1, हाउस 2 एंड इधर है हाउस 3। म्युनिसिपल वैल्यू 150, 180, 120। फेयर रेंट 140, 140 एंड 240। स्टैंडर्ड रेंट 120, 240 एंड 300। एक्चुअल रेंट पर एनम, पूरे साल का एक्चुअल रेंट है 180, 300, 150। अनरियलाइज रेंट 23, 24 का 23, 24 का दे रखा है 25, 40, 20। और आपको अनरियलाइज रेंट दे रखा है 22, 23 का 30, 50, 60। साथ में वैकेंसी भी आ गई, 3 महीने, 1 महीने, और इधर वैकेंसी नहीं है। आप सोचो, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अनरियलाइज रेंट 2 सालों का दे रखा है आपको क्वेश्चन में। क्या दोनों सालों का लेस करना है? नहीं, आप 22, 23 का तो ऑलरेडी लेस कर चुके ना, अब थोड़ी करोगे उसका। 22, 23 का तो उस ईयर में आप लेस कर चुके थे एक्चुअल रेंट में से, अब नहीं करना। अब हमें मतलब केवल और केवल कौन से ईयर से है? 23, 24 से। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कॉलम हमारे काम का ही नहीं है। 22, 23 का अनरियलाइज रेंट यूं ही दे रखा है, ये हमारे कोई मतलब का नहीं है। और क्यों मतलब का नहीं है? 22, 23 की कंप्यूटेशन आप ऑलरेडी 22, 23 में कर चुके हो। अब इस साल में कंप्यूटेशन नहीं करनी। इनकम टैक्स ईयरली बेसिस पे कंप्यूट होता है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम आप लोगों को, कंप्यूट करिए आप जीएवी तक। ना, ये वाला केस जो है, ये वाले क्वेश्चन है आपका वैकेंसी प्लस अनरियलाइज रेंट। वैकेंसी प्लस अनरियलाइज रेंट का क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, सोल्यूशन हाउस 1, 2 एंड 3। सबसे पहले तो जिसमें कोई डाउट नहीं है, एक्सपेक्टेड रेंट कंप्यूट कर लेते हैं। वो आ जाएगा हायर, लोअर एंड हायर करके। तो एक्सपेक्टेड आएगा हायर, यानी कि 150, 150 एंड 120। लोअर आ गया 120। फर्स्ट वाले में आपका एक्सपेक्टेड आ रहा है 120। ऐसे ही सेकंड वाले में आपका एक्सपेक्टेड जाएगा 180। दोनों में से जो भी हायर है 180, 180 और 240 लोअर 180। और लास्ट वाले में आपका आएगा 240। डन। अब वैकेंसी है तो आपको कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट से। करेंगे ना, वही वाला एक्चुअल रेंट लेते हैं इधर एक्चुअल रेंट ही हम वो वाला लेते हैं। तो आपको जो एक्चुअल रेंट दे रखा है 180, 180 का रेंट पूरे साल का रेंट है आपका। जो 180 का रेंट है वो आपका पूरे साल भर का रेंट है। इसमें से आपका अनरियलाइज रेंट भी है। ठीक है, 180 का रेंट 12 महीने का है। बात नहीं आपस में प्लीज। 180 का रेंट 12 महीने का है, तो 9 मंथ्स का जो रेंट है, 9 क्यों? क्योंकि 3 महीने घर खाली था। 3 महीने घर क्या था? खाली था। तो आपका 9 मंथ्स का रेंट कितना आ रहा है?
135। अभी एक्चुअल रेंट आप हमेशा लेते हो अनरियलाइज्ड माइनस हुआ हुआ, तो इधर से अनरियलाइज रेंट माइनस करोगे पहले, ये कितना आ गया 110। पहले नहीं करते कभी भी, इसीलिए सबका गलत आ रहा है। 110 आएगा इसका आंसर, कोई बात नहीं। एक बार जब गलत आंसर आता है ना तो ये सही आंसर हमेशा के लिए याद रहता है। आपने 180 का जो रेंट है ये पूरे ईयर का रेंट है, पूरे साल का रेंट है, तो डिवाइड करा 12 से। 9 मंथ्स का रेंट मतलब जितने महीने आपकी प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड थी। आपकी प्रॉपर्टी कितने महीने ऑक्यूपाइड थी? 9 मंथ्स आपकी प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड थी, ठीक है। तो ये 135 ना 9 महीने का टोटल रेंट आ गया, लेकिन उसमें से भी 25 का रेंट तो आपको मिला ही नहीं है। आप पहले 25 माइनस क्यों करोगे? पहले तो आप रेंट निकालो वो टाइम का जितने टाइम आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट थी। पन्ने फाड़ने से ध्यान हटाओगे तो सुनने में ध्यान दोगे ना, ऐसे फिल्मी तरीके से शक पन्ना फाड़ोगे तो कहां आपको ये रियलिटी की चीजें समझ आएगी। एनीवेज कोई नहीं, देखो क्या बोला मैंने इधर। आप सबसे पहले रेंट फाइंड करते हो। 180 आपको टोटल रेंट दे रखा है, 180 पर एनम का रेंट है। अगर मुझे इधर रेंट ही वो दे रखा होता जो मुझे रिसीव हुआ है तो फिर तो डायरेक्ट कर लेते, बट ये मुझे रेंट दे रखा है पूरे साल का। इसमें अनरियलाइज भी है, इसमें वैकेंसी भी है, सब कुछ है इसके अंदर। इसे सबसे पहले आपको लेट आउट पीरियड का निकालना है, डिवाइड बाय 12 इंटू 9। ये 135 का रेंट है जो कितने महीने के लिए है? 9 मंथ्स के लिए, बट उसमें से 25 का रेंट है जो अनरियलाइज हो गया। इसका मतलब आपके हाथों में रेंट कितना आया? 110। तो इधर भी आप कितना लोगे? 110। इधर भी आपको जो रेंट लेना है वो कितना लेना है? आपको 110 का रेंट लेना है। ओके समझ आई बात? लेकिन अभी आपका जो रेंट आ रहा था पूरे साल का वो था 180, ठीक है। 180 में से 25 रुपए का रेंट आपका गया, दैट मीन्स 180 पर एनम था। इसमें से अनरियलाइज कितना हो गया? 25। तो 155 का रेंट क्या है? ये आपका रेंट है एक्चुअल प्लस वैकेंसी रेंट। एक्चुअल रेंट पर एनम, अनरियलाइज रेंट, वैकेंसी पीरियड, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ये सब क्या क्या होता है ये तो आपको पता है। एक्चुअल रेंट पर एनम मतलब पूरे साल का रेंट, ठीक है। पूरे साल के रेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? पूरे साल के रेंट में अनरियलाइज रेंट भी इंक्लूड होगा, वैकेंसी का रेंट भी इंक्लूड होगा, ये दोनों इंक्लूडेड रहता है। अनरियलाइज रेंट किसे बोलते हैं? जिस समय आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट तो थी पर वो रेंट आपको मिला नहीं है, ठीक है। हाँ, मिला नहीं, रेंट ने आपको धोखा दे दिया। हाँ, वैकेंसी पीरियड क्या होता है? जब आपका प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है, प्रॉपर्टी वेकेंट है,
और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड क्या होता है, जिसमें ना तो वैकेंसी का रेंट आता है और ना ही अनरियलाइज रेंट आता है। एक्चुअल रेंट मतलब जो रेंट मिला है, जो रेंट एक्चुअली में मिला है, तो ना तो आपको अनरियलाइज रेंट रिसीव होता है, ना ही आपको वैकेंसी का रेंट मिलता है। डन? इतना कॉन्सेप्ट समझ आया क्या? अब जब आपकी अनरियलाइज रेंट और वैकेंसी साथ में आ जाए तो देखो क्या करते हैं हम। अनरियलाइज रेंट पर आनम मुझे दे रखा था 180 का, जिसमें से अनरियलाइज वाला पार्ट था 25 और वैकेंसी थी 3 महीने की। ठीक है, मुझे कंपैरिजन के लिए चाहिए होता है एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी पीरियड का रेंट, और मैंने आपको बताया है कि एक्चुअल रेंट हमेशा अनरियलाइज हटा करके ही होगा। डन? तो अगर मैं केवल इतने पार्ट की बात करूं तो एक्चुअल था 180, 180 में से 25 माइनस कर दो तो ये तो टोटल कितना आ गया 155। एक्चुअल प्लस वैकेंसी कितना आएगा 155 आएगा भाई, क्योंकि 3 महीने घर खाली था, 9 महीने घर किराए पे था, उसमें से आप वैकेंसी हटा दो, अनरियलाइज हटा दो केवल, तो ये तो कितना आ गया 155। अब ये वाला रेंट, इसमें ना वैकेंसी रहेगी और ना ही अनरियलाइज्ड रहेगा, तो ये कैसे निकलेगा 180 12 महीने का, तो 9 महीने का रेंट कितना 135 माइनस अनरियलाइज रेंट कितना 25, तो ये आपका आ गया एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 110। अब कहानी समझ में आई? कंपैरिजन करोगे 155 से, कंपैरिजन में अगर 155 ज्यादा आता है तो जीएवी किसको लोगे, एक्चुअल रेंट यानी कि 110 को। आराम से इसको पूरे को समझ लो और जो डाउट है वो मुझे बताओ। कंपैरिजन आपको टोटल से करना होता है जिसमें से केवल अनरियलाइज हटता है कंपैरिजन के लिए, लेकिन एक्चुअल तो वही लोगे ना जो पैसा मिला है, और पैसा कौन सा मिला है 135 तो रेंट है ही, जिसमें से 25 मिला ही नहीं है, 25 अनरियलाइज हो गया, तो एक्चुअली मेरे हाथ में पैसा कितना आया है रेंट का 110। हाँ अब आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ रहा था 120, इधर आप कंपैरिजन करते हो एक्सपेक्टेड एक्चुअल प्लस वैकेंसी रेंट, ये आप करते हो 120, 120 था और ये था 155, ए और बी, तो दैट मींस बी इज ग्रेटर देन ए, और जब भी ये होता है तो आपका एक्चुअल रेंट जीएवी होता है, और एक्चुअल रेंट है 110, दिस वन। हाँ जी, वन 155 केवल अनरियलाइज माइनस करके आया है, 155 में से वैकेंसी तो माइनस करनी ही नहीं है ना, वैकेंसी क्यों माइनस कर रहे हो, वैकेंसी तो हमें चाहिए। ये आया है 180 माइनस 25, आपका जो अनरियलाइज रेंट था। बिल्कुल, लिखना वो क्यों है, जीएवी तो उसी को मानोगे ना जो पैसा मिला है, 155 तो मिला ही नहीं है ना, 155 में से आपको मिला कितना पैसा है 110। और ये बना सबसे इजी हेड है, पता है, ये इनकम टैक्स का जेन्युइनली ये सबसे इजी हेड है। नहीं, आप क्या लिखेंगे देखो, आप इसको एक शॉर्ट में मैं आपको थोड़ी सी बात उसमें लिखवा दूं, फिर आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना। आपको जहां जगह है ना आप वहां नोट डाल करके लिखिए,
जहां पर भी आपने लास्ट ये वाला लिखा होगा ना, ये प्रोविजन जो आप लिख रहे हो, उधर एक नोट डाल करके लिखो। नोट ना हमेशा पता है कहां लगाया करो, नोट। if there is unrealized rent and vacancy in same problem या question, then for comparison we take unrealized rent plus vacancy rent minus, then we take actual rent plus vacancy rent minus unrealized rent. And for GAV actual rent will be actual rent minus vacancy minus unrealized. वैकेंसी भी हटाओ और अनरियलाइज भी हटाओ, जो जीएवी के लिए आप एक्चुअल रेंट लेते हो उसके लिए। अच्छा, अगर एक्सपेक्टेड ज्यादा आ जाता है तो तब तो ये सारी हेडेक ही नहीं है। हाँ, लास्ट वाले में नहीं, शायद सेकंड वाले में भी यही हो रहा है। लास्ट वाले में ही हो रहा है क्या? अच्छा, लास्ट वाले स्टेप में तो हायर ही आता है ना, हाई लो हाई। सिर्फ अगर अनरियलाइज रेंट होगा तो आपको एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट माइनस करना होगा। केवल अनरियलाइज रेंट होता है तो कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरिजन तभी होता है जब वैकेंसी आ जाएगी। हंड्रेड से 100 से अगर वैकेंसी नहीं दी, जैसे इसमें थर्ड वाला जो हाउस है उसमें वैकेंसी नहीं है, बिल्कुल। चलिए अब वो क्वेश्चन पे चलते हैं जो हम क्वेश्चन कर रहे थे। ये रहा, डन। अब ये आ गया आपको। अब इधर आएगा 155 और 155 ज्यादा होता है तो आपकी जीएवी क्या बन जाएगी? 110। चलिए नाउ सेकंड, इसका सेकंड वाले का आंसर कितना आएगा? आपका जो रेंट है वो कितना है? 300। 300 का रेंट पूरे साल का दे रखा है, तो आपको रेंट निकालना है वैकेंसी कितने टाइम में? 1 महीने। दैट मीन्स 11 महीने का रेंट आएगा 275, लेकिन उसमें से 40 माइनस हो जाएगा, तो दैट मीन्स एक्चुअल रेंट कितना आ रहा है? 235। कंपैरिजन के लिए इधर हम 235 ऑलरेडी ज्यादा आ गया ना, तो आप इधर सीधा 235 भी लिख सकते हो, वैसे ही ज्यादा आ गया। उसमें एक्चुअल ऐड करोगे तो और ज्यादा आएगा, बट फिर भी लिखना है तो देखो आपको क्या करना है? 300 माइनस 40 इधर कंपैरिजन के लिए अगर आपको लिखना है तो।
थर्ड वाले में देखते हैं 150, हाँ इधर आप माइनस करके लिख दो डायरेक्टली, तो यहाँ पर तो आपका वैसे ही कम आ रहा है, वैसे ही कम आ रहा है, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट ही क्या हो जाएगा, जीएवी। और इधर कंपैरिजन करना भी नहीं है, क्यों, क्योंकि देयर इज नो वैकेंसी, कंपैरिजन ओनली वैकेंसी के केस में होता है। चलिए, हाँ जी, बहुत पढ़ना तो काफी पड़ेगा। और इनफैक्ट स्टार्टिंग से ही ना, अगर आप डे वन से कंसिस्टेंसी से पढ़ते हो ना, डे वन का मतलब अभी भी चीजें नहीं बिगड़ी है, अभी भी आप पढ़ना शुरू कर सकते हो, बट कंसिस्टेंट होकर के। हाँ, डेली आपको जो इधर जो आपकी क्लासेस लग रही है, अभी आपकी क्लासेस शायद 4 ही लग रही है, तो 4 सब्जेक्ट्स तो आप घर जाकर के, यहाँ अगर 1 घंटे की होती है ना, तो घर पे उसे कवर करने में आधा घंटा लगता है लगभग। तो घर जाकर के डेली सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ो, 101% पहले अटेम्प्ट में पास हो, 101%, पर डेली पढ़ना है। उसमें फिर देखो, उसमें लापरवाही नहीं करनी, वरना फिर रिजल्ट में लापरवाही हो जाएगी, तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। नहीं तुम बोलो हमको तो ये डायरेक्ट टैक्स वाली टीचर ने बोला था 101% पास है हम तो, ना भाई ना, उस पे टीएनसी अप्लाई, डेली पढ़ना है तो पक्का पास हो। ओके, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब आगे के सारे इजी हैं, केवल एक सेकंड वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, बाकी अब सब कुछ इजी है। देखो नेक्स्ट, थर्ड केस और क्या हो सकता है आपका, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड या फिर अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, या तो प्रॉपर्टी में आप खुद रह रहे हो या फिर प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है, तो उन दोनों ही केसेस में क्या होगा, कोई रेंट ही नहीं आ रहा है, कोई रेंट नहीं आ रहा, दैट मींस जीएवी और एनएवी क्या हो जाती है, नील। जैसे शाहरुख खान का मन्नत वाला घर, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसकी जीएवी क्या हो गई, नील। जीएवी नील क्यों हो गई, रेंट ही कहां से आएगा, जिस घर में आप खुद रह रहे हो उस घर का रेंट कौन देगा आपको आकर के, कोई नहीं, तो उसकी जीएवी डायरेक्टली क्या होती है, कोई कंप्यूटेशन नहीं, सीधा जीएवी नील। कितना इजी है। ओके, नेक्स्ट, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, where a house is let out for part of the year and self occupied for part of the year। हिमाचल वाला घर, शाहरुख खान का हिमाचल वाला घर, 2 महीने तो वो खुद रहता है उसमें, तो दैट मीन्स 2 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, और 10 महीने के लिए क्या था, लेट आउट। तो पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड। कुछ भी नहीं करना। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कंप्यूट करोगे, एज यूजुअल, कोई महीनों में नहीं करना है आपको, एक्सपेक्टेड रेंट को नहीं करना पूरे 12 महीने का, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड है ना, आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप खुद जाकर के रहने लग गए, उसमें डिपार्टमेंट की क्या गलती है, मत रहो, कर दो 2 महीने भी लेट आउट, मत रहो, आप क्यों सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हो उस घर को। तो एक्सपेक्टेड रेंट के लिए तो यहां पर कोई भी आपको बेनिफिट नहीं दिया गया है, एक्सपेक्टेड रेंट आप एज यूजुअल पूरे 12 महीने का निकालोगे, लेकिन एक्चुअल रेंट तो ऑब्वियस है, जेन्युइन है, जितना टाइम लेट आउट था उतने टाइम का ही निकलेगा। 10 महीने लेट आउट था तो 10 महीने का, मतलब जितना पैसा आपको मिला वो एक्चुअल रेंट होता है। ठीक है, ये भी सिंपल केस। फिर ये सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिकली केस होता है, फिफ्थ वाला, इन केस ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी अ पोर्शन लेट आउट एंड अ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड। मतलब सपोज आज मेरा 2 फ्लोर का घर है,
मैंने ग्राउंड फ्लोर तो लेट आउट कर रखा है और फर्स्ट फ्लोर पे मैं खुद रह रही हूँ। जनरली यही केस होता है ना, आप खुद भी रहते हो और उसी घर में टेनेंट भी रहते हैं, मैक्सिमम ये वाला केस होता है। तो अब इस केस में कैसे कंप्यूटेशन होती है, फ्लोर स्पेस के बेसिस पर। मतलब आप पूरे घर का पहले तो आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालोगे पूरे घर की, ऐसा मान करके कि पूरा का पूरा लेट आउट है, और फिर वो जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आई है उसको बांट दोगे। सपोज 1:1 के रेशियो में मैंने दे रखा है, सेम टू सेम घर है, जैसा ग्राउंड फ्लोर वैसा ही क्या है, फर्स्ट फ्लोर है। तो मैं पूरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालूंगी नॉर्मली। उसके बाद जितना मेरा इनकम आया, सपोज मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आई कितनी, 2 लाख, इसमें से लेट आउट वाला पोर्शन हो जाएगा 1 लाख और सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन पे जीएवी चली जाएगी निल। ओके, तो मतलब बट जाता है पूरा रेंट, क्या हो जाएगा आपका, बट जाएगा प्रोपोर्शनेटली। कंप्यूटेशन विल बी डन प्रोपोर्शनेटली। किस बेसिस पर, जो भी आपको क्वेश्चन में बेसिस दिया होगा उस पर। जनरली किस बेसिस पर होता है, एरिया, फ्लोर स्पेस के बेसिस पर। ठीक है, बड़े सवाल आ रहे होंगे, फ्लोर स्पेस हमें कैसे पता होगा, क्या आप घर के ओनर हो, आपके पास घर का नक्शा तो होगा ना, साइट प्लान होता है घर का, उस हिसाब से आपको ये फ्लोर स्पेस मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये फ्लोर स्पेस, अब मान लो किसी को बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है या बिल्कुल भी फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, वो ये सारी चीजें कंप्यूट नहीं कर सकता, तो उसके लिए कंप्यूट कौन करेगा, कोई प्रोफेशनल। तो आपको पूरी हेडेक लेनी है किसी और के लिए, इसी बात का पैसा लिया जाता है। रिटर्न भरने का पैसा नहीं होता, रिटर्न तो ई मित्र वाला भी भर सकता है। हाँ, आपकी अगर रिटर्न में कुछ भी नहीं है ना, तो वो रिटर्न तो ई मित्र वाला भी भर देगा। पर सपोज आपका टैक्स सारी चीजें कंप्यूट करने के बाद 10,000 भी आ सकता है और 30,000 भी आ सकता है, सेम असेसी, सेम सारी चीजें, पर रिटर्न भरने वाले पे फर्क पड़ता है। कोई तो रिटर्न इस तरीके से भर रहा है कि आपका टैक्स आ रहा है 30,000, और कोई रिटर्न इस तरीके से भर रहा है कि आपका टैक्स आ रहा है 10,000। बहुत डिफरेंस है। वो 10,000 वाला काम केवल और केवल कौन कर सकता है, एक प्रोफेशनल, वरना रिटर्न भरने के तो 1,000 रुपए लगते हैं केवल। एनी अकाउंटेंट या कोई ई मित्र वाला भी रिटर्न भर देता है। आप पैसा किसका लेते हो, कंसल्टेशन का। तुम्हें इतना डिडक्शन लेना है, तुम्हें यहां पर ये अमाउंट माइनस करना है, इस चीज का पैसा लेते हैं। केवल बातों का पैसा होता है प्रैक्टिस में। बट जॉब के अंदर तो देखो, इनकम टैक्स आपके इतना काम बाकियों के लिए नहीं आने वाला, सेल्फ के लिए काम आएगा, खुद की रिटर्न जब आप भरोगे। एनीवेज, लास्ट केस, इस साल की तो रिटर्न सब तो भर दी गई है, अभी है कुछ और दिन है लोगों के लिए, लेट लतीफ लोगों के लिए। लेट लतीफ होना नहीं चाहिए, बर बुरा के नक्की करो फालतू, क्योंकि सर्वर बड़ा डाउन होता है लास्ट के टाइम पे। ओ, कहाँ पर, बोल कहाँ रहे हो, पहले ये बताओ। हाँ सर, कोई बात नहीं, ठीक है, टाइपिंग एरर, ओके। तो तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है, तो लिखा क्यों फिर, अब बस काट दो। इन केस ऑफ डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होती है, मान ली गई है लेट आउट। और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसे हम लेट आउट मान लेते हैं, 2 से ज्यादा अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आपके ऑप्शन पर आप उन एक्सेस हाउस प्रॉपर्टीज को क्या ट्रीट करोगे, लेट आउट ट्रीट करोगे। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, जिससे भी आपको कम से कम इनकम आ रही है ना, उसे लेट आउट मान लो।
ठीक है, assessee can opt maximum 2 house properties as self occupied and remaining has to be treated as deemed let out at the option of assessee. ठीक है, जीएवी क्या होगी ऐसे केसेस में? एक्सपेक्टेड, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड की तो एक्चुअल रेंट तो कुछ होता ही नहीं है, तो जो डीम्ड लेट आउट वाली प्रॉपर्टीज है उनकी जीएवी क्या होगी? ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल तो होगा ही नहीं ना। कहाँ हो रही है इनकम? नहीं हो रही है, नोशनल बेसिस पे कंप्यूटेशन करी जाती है। आपको म्युनिसिपल वैल्यू पता चलती है, बिल्कुल, आपको फेयर रेंट पता चल सकता है, आपको स्टैंडर्ड रेंट पता चल सकता है, इन्हीं से तो एक्सपेक्टेड रेंट आता है। और देखो जीएवी एक्सपेक्टेड रेंट को ही माना है, एक्चुअल, हाँ, एक्चुअल रेंट तो लिया ही नहीं है। एक्चुअल, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इन सब से आप हायर लोअर करके एक्सपेक्टेड रेंट निकालोगे, वो एक्सपेक्टेड रेंट ही जीएवी होगा। बिल्कुल, वो तो होता ही है, बिल्कुल, नॉट एरिया, हाउस वाइज, बिल्कुल, ये सारी चीजें तो आपके पास अवेलेबल होती ही है ना, तो इससे आप एक्सपेक्टेड रेंट तो निकाल सकते हो। एक्सपेक्टेड कोई तो जीएवी बोला है, एक्चुअल की बात तो एक्ट भी नहीं कर रहा, उसको भी पता है जिसमें आप खुद रह रहे हो उसका एक्चुअल रेंट तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ जी करण, कोई सवाल था? हाँ ठीक है, उसने रेंट नहीं दे रहा भाई, रेंट क्यों नहीं दे रहा? आपको पता था भाई रेंट नहीं देगा, तो उस अनरियलाइज रेंट की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। रूल 4 में लिखा गया है कि आपकी जो टेनेंसी है ना, जो आप जिसे किराए पर देते हो, वो बोनाफाइड होनी चाहिए। बोनाफाइड का मतलब है वाजिब टेनेंसी होनी चाहिए। आपने अपने भाई को इसीलिए किराए पर दी है ताकि आप ये दिखा सको कि वो रेंट नहीं दे रहा, वो मेरा रेंट खा गया और मैं इसकी डिडक्शन ले लूं। हाँ, ये सारी बातें रूल 4 में लिखी हुई है। इनकम टैक्स इतना बावड़ा नहीं है, उसको पता है आपका दिमाग किस हिसाब से चल सकता है, तो सारी बातें रूल 4 में लिख दी। रूल 4 अनरियलाइज रेंट की रिगार्डिंग है, अनरियलाइज किसे मानेंगे वो भी बता दिया ऑलरेडी। मैंने क्या बोला, इसमें 298 सेक्शंस हैं, सारे के सारे ठोकर खा खा करके बने। ये तो 298 तो केवल एट फेस सेक्शंस हैं, इसमें सब सेक्शंस अलग हैं, उनके क्लॉजेज अलग हैं, तो बहुत धोखे खाए इनकम टैक्स ने, तब जाकर के इतना बड़ा टैक्स आप पढ़ते हो। अभी जीएसटी को कम धोखे मिले हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी इसको भी धोखे मिलते जाएंगे और ये भी बढ़ता जाएगा। ओके, चलिए अब आप बाकी के रिमेनिंग पॉइंट्स लिख लीजिए। केसेस के अंदर आपने सेकंड तक तो लिख लिया, थर्ड से लेकर 6th तक के पॉइंट्स भी आप लिख लो। हाँ जी, हाँ हाँ, वेकेंट लैंड खरीद लो, तो खरीदने से इनकम कहाँ हुई? खरीदने से इनकम कहाँ हुई? वो तो इन्वेस्टमेंट है, टैक्स तो इनकम पे लगता है। जो मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ आपको वो लिखना है।
ओके, थैंक यू।